हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे और ऐसे ही हंसते रहो, मस्त रहा करो। और आज हम लोग जो डिजीज पढ़ने वाले हैं वो है गाउट आर्थराइटिस। तो गाउट आर्थराइटिस की डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे इसको डायग्नोज किया जाता है, ये सभी पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गाउट आर्थराइटिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या होता है डियर? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, यानी मेटाबॉलिक डिजीज होती है। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये डिजीज होती है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है? इन विच सीरम यूरिक एसिड इंक्रीजेस। इसके अंदर किसका अमाउंट बढ़ जाता है डियर? यूरिक एसिड का अमाउंट जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। अगली बात करते हैं कि इसका नॉर्मल अमाउंट, यूरिक एसिड का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है। तो हमें पता होना चाहिए 3.5 से लेकर के 7.0 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, यानी डेसीलीटर ब्लड। अगर मिलीमोल में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 0.2 से लेकर के 0.45 मिलीमोल पर लीटर इसका नॉर्मल अमाउंट होता है। ठीक है। अगर ये माइक्रोमोल में कर दो तो इसको सिंपली 1000 से क्या कर देना है, अपन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये माइक्रोमोल में अगर होगा तो कितना हो जाएगा? 200 से 450 माइक्रोमोल पर लीटर अपन इसको बोल सकते हैं। और इस कंडीशन को अपन क्या बोल सकते हैं डियर? हाइपर यूरेसेमिया। क्या बोल सकते हैं इसको? हाइपर यूरेसेमिया के नाम से, यानी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाना। और ये जो हाइपर यूरेसेमिया है ये क्या करता है? यूरिक एसिड जो होता है वो सोडियम आयन के साथ में जुड़ करके मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बनाता है। क्या बनाता है? क्रिस्टल्स बनाता है। और ये क्रिस्टल्स जो होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं कहां पर? आपके किडनी के अंदर। किडनी में अगर डिपॉजिट होंगे तो स्टोन फॉर्मेशन कर देते हैं। और अगर ये जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं? जॉइंट्स में डिपॉजिट होकर के क्या करेंगे? जॉइंट्स में आर्थराइटिस कोज कर देते हैं। और इसी कंडीशन की वजह से इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? गाउट आर्थराइटिस, या सिंपली गाउट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, इसको हम लोग डिजीज ऑफ किंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी गाउट आर्थराइटिस का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज डिजीज ऑफ किंग, यानी राजाओं की डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका जो कोजेज पढ़ेंगे वो कोजेज ऐसा है कि हाई प्यूरिन डाइट जो पर्सन कंज्यूम करते हैं, यानी कि कौन सी डाइट? हाई प्यूरिन डाइट। यानी अगर ब्लड के अंदर प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होगी तो वो प्यूरिन ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? यूरिक एसिड में। और प्यूरिन ऐसे फूड के अंदर मिलता है जो केवल रिच लोग अफोर्ड करते हैं। तो पहले के जमाने में जो राजा लोग अफोर्ड करते थे जिन खाने को, जैसे कि बात करें अल्कोहल है, इसके अलावा लेग्यूम्स है, इसके अलावा मीट, फिशेज, ब्रोकोलीज, और भी लंबी लिस्ट है। उन सभी फूड को कंजप्शन करने से, ज्यादा मात्रा में कंजप्शन करने से किसका अमाउंट बढ़ जाता है? प्यूरिन का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है। और प्यूरिन आफ्टर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये यूरिक एसिड ही सोडियम के साथ डिपॉजिट होकर के क्रिस्टल बना लेता है और अपने जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। और ये जो कुछ राजा थे यानी किंग्स थे, जैसे किंग हेनरी, चार्ल्स डार्विन, सर आइजैक न्यूटन, थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन सभी को गाउट आर्थराइटिस हुआ है। इसीलिए इस डिजीज को क्या बोला जाता है? डिजीज ऑफ किंग के नाम से भी इस डिजीज को हम लोग जानते हैं डियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाउट आर्थराइटिस के क्या क्या कारण होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? दैट इज हाइपर यूरेसेमिया, यानी यूरिक एसिड का अमाउंट ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाना। और कितने से ज्यादा इंक्रीज होना? ग्रेटर देन 9 mg पर डेसीलीटर से, 9 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा। नॉर्मली कितना होता है? 3.5 से 7 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल होता है। और इससे ज्यादा बढ़ जाता है, उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? हाइपर यूरेसेमिया। और हाइपर यूरेसेमिया के क्या कारण है? फर्स्ट जो इसका कोज है दैट इज अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। एक्सेसिव अल्कोहल ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा बात करें
जो यूरिक एसिड का अमाउंट है वो कब बढ़ जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया हाई प्यूरिन रिच डाइट, यानी ऐसी डाइट कंज्यूम करना जिसके अंदर क्या पाया जाता है, प्यूरिन पाया जाता है, और प्यूरिन की वजह से ये प्यूरिन किस में बदल जाता है, यूरिक एसिड में बदल जाता है। कैसे बदलता है वो आगे फिजियोलॉजी देखेंगे। तो प्यूरिन जो है हाई मात्रा में जो पर्सन कंज्यूम करते हैं, और प्यूरिन किस किस फूड में पाया जाता है, अभी कुछ एग्जांपल्स देखे थे। जैसे कि हमने बात करी थी, अल्कोहल होता है, लेग्यूम्स होते हैं जैसे दालें वगैरह होती है, मीट होता है, फिशेज होता है, इसके अलावा ब्रोकोलीज होती है, ऐसे कुछ फूड होते हैं जिनके अंदर ये प्यूरिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसको कंज्यूम करने से भी ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होने लग जाता है। देन थर्ड बात करते हैं हम लोग, क्या कारण होता है इसका। तीसरा कारण होता है अपना, अगर किसी पर्सन ने कीमोथेरेपी ले रहा है या फिर रेडिएशन थेरेपी ले रहा है, कमेंट करके बताइए कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी किस कंडीशन के अंदर ली जाती है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी ले रहा है, उस पर्सन के अंदर सेल लाइसिस होता है, क्योंकि ट्यूमर सेल होती है, और ट्यूमर सेल को ये दोनों ही सेल क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अब सब सेल डिस्ट्रॉय होगी तो उसमें से डीएनए भी क्या होगा डियर, डिस्ट्रॉय होगा, ये चीज हमें पता है। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, 2 प्यूरिन पाए जाते हैं और 2 पायरामिडिन पाए जाते हैं। प्यूरिन कौन कौन से पाए जाते हैं इसके अंदर, यस, एडेनिन एंड गुआनिन। और पायरामिडिन्स कौन कौन से पाए जाते हैं इसके अंदर, दीज आर साइटोसिन एंड थायमिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि आरएनए के अंदर थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। थायमिन की जगह आरएनए में क्या होता है डियर, यूरेसिल पाया जाता है। बाकी प्यूरिन सेम होते हैं आरएनए के अंदर भी, और पायरामिडिन, साइटोसिन और कौन सा होगा दूसरा, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो जब जैसे ही सेल लाइसिस करेगी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, डीएनए ब्रेकडाउन होगा और बॉडी में क्या रिलीज होगा, प्यूरिन्स रिलीज होंगे, और प्यूरिन्स किस में बदल जाते हैं, यूरिक एसिड में बदल जाते हैं, और वो गाउटी आर्थराइटिस कर देते हैं। तो तीसरा कारण क्या हो गया अपना, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। आगे इसी तरीके से और क्या क्या कारण होते हैं। फोर्थ कोज की बात करें अपन लोग, तो फोर्थ कोज क्या होता है इसका, दैट इज जेंडर। जेंडर की बात करें तो मेल जो होते हैं उनके अंदर ज्यादा रिस्क होता है रादर देन फीमेल्स। फीमेल की तुलना में मेल के अंदर जो है गाउट आर्थराइटिस होने का रिस्क जो होता है ज्यादा होता है। ऐसे ही 5वें नंबर की बात करें, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है अगर फैमिली के अंदर किसी को गाउट आर्थराइटिस है तो उसमें भी आगे भी ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट बात करें 7वें नंबर की, सम ड्रग और मेडिसिन सच एज, ऐसी कुछ मेडिसिन जिनका लंबे समय तक अगर यूज किया जाए तो उसमें भी गाउट आर्थराइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे बात करें एस्पिरिन। अब एस्पिरिन हमें पता होना चाहिए, एस्पिरिन लो डोज जो होती है और एक होता है हाई डोज। हाई डोज होती है इसकी 325 mg और लो डोज होती है इसकी लेस देन 75 mg। 75 mg से कम लिया जाए तो उसे लो डोज कहेंगे, और 350 या उससे ज्यादा लिया जाए तो उसे हाई डोज कहेंगे, और बीच में होगा मॉडरेट डोज। तो लो डोज दी जाती है एंटी प्लेटलेट एक्शन, इंपॉर्टेंट है याद रखना, एंटी प्लेटलेट एक्शन, जैसा कि एमआई के केस में ये दिया जाता है। और ये दिया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो जिन पर्सन को लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन है या एमआई का पेशेंट है जिसको लगातार एस्पिरिन लेना रहता है, उस पर्सन में भी गाउट आर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है जैसे बीटा ब्लॉकर्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जिनके लास्ट में एलओएल वर्ड आता है। यस डियर, तो ध्यान रखना, जैसे एटिनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, एसीब्यूटालोल, मेटोप्रोलोल, एस्मोप्राजोल एटसेट्रा। इस तरीके की ड्रग्स होती है वो क्या कहलाती है, बीटा ब्लॉकर। इनको भी अगर लॉन्ग टर्म कंजप्शन किया जाए, जैसे कि जो बीपी के पेशेंट होते हैं वो अगर लॉन्ग टर्म कंज्यूम करेंगे तो उनमें भी
प्यूरिन और उसके बाद में यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। देन कुछ ऐसी ड्रग्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं एसीई इनहिबिटर, एसीई इनहिबिटर, इनका कंजप्शन करने वाले पर्सन के अंदर भी क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है। एसी इनहिबिटर कौन से होते हैं डियर, जैसे जिनके लास्ट में प्रिल वर्ड आता है, क्या आता है, प्रिल वर्ड, जैसे कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, एनालाप्रिल एटसेट्रा। इस तरीके की मेडिसिन का ज्यादा कंजप्शन करने से भी गाउट आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। तो ये सभी कोजेज होते हैं गाउट आर्थराइटिस के। फटाफट रिवाइज करते हैं। अगर मेन कोज क्या है, हाइपर यूरेसेमिया। अगर हाइपर यूरेसेमिया 9 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए तो गाउट आर्थराइटिस कोज कर सकता है। इसके अलावा अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, हाई प्यूरिन रिच डाइट अगर कोई पर्सन लेता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें कौन कौन सी डाइट में प्यूरिन ज्यादा होता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का साइड इफेक्ट भी होता है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी में डीएनए ब्रेकडाउन होता है और डीएनए में क्या पाए जाते हैं डियर, प्यूरिन्स प्रेजेंट होते हैं। और वो प्यूरिन्स कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो ये ब्लड के अंदर मिक्स होंगे और ये किस में बदल जाएंगे, यूरिक एसिड के अंदर, और हाइपर यूरेसीमिया कोज कर देंगे। इसके अलावा बात करें जेंडर, मेल में ज्यादा होता है, हेरिडिटी, और इसके अलावा कुछ ड्रग्स जैसे एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर, ये सभी ड्रग्स क्या कोज कर देती है, गाउट आर्थराइटिस कोज कर देती है। इसके अलावा एक ड्रग और होती है जिसे हम लोग बोलते हैं थायाजाइड्स, थायाजाइड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड क्लोरथायाजाइड। ये ड्रग्स का भी अगर कंजप्शन ज्यादा किया जाए तो ये गाउट आर्थराइटिस हो सकता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि थायाजाइड्स जो होते हैं उनका यूज क्या होता है, या फिर ये किस कैटेगरी की ड्रग है, किस कैटेगरी की ड्रग होती है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आप लोग देखिए किस कैटेगरी में थायराइड्स आती है और इनका क्या यूजेज होता है। देन आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट बात करें प्यूरिन रिच डाइट कौन कौन सी होती है। जैसा कि मैंने बताया अल्कोहल प्यूरिन रिच डाइट होता है, मीट फिशेज होता है। इसके अलावा सी फूड्स जो समुद्री शैवाल वगैरह से मिलते हैं उनमें भी होता है। ओट मीट्स, स्पिनच, पालक, कैरेट्स, गाजर, कॉलीफ्लावर, मशरूम्स, पीज, बीन्स, पिस्ताचियोज, लेंटिल्स, ब्रोकोलीज और स्वेट ब्रेड्स, इन सभी के अंदर क्या होता है, प्यूरिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इन प्यूरिन वाली डाइट का अगर ज्यादा कंजप्शन किया जाए तो वो प्यूरिन रिलीज होगा और वो प्यूरिन किस में बदल जाएगा, यूरिक एसिड के अंदर बदल जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स इस डिजीज के अंदर आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इस डिजीज में क्या बनते हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल्स कहाँ जमा होते हैं डियर, जॉइंट्स के अंदर जमा होना, धीरे धीरे डिपोजिशन होना शुरू हो जाते हैं और जॉइंट्स को क्या कर देते हैं, डैमेज करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो साइन होता है वो क्या होता है, टोफस या फिर टॉफी फॉर्मेशन, टोफस या टॉफी फॉर्मेशन। टोफस या टॉफी, ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स के अंदर कि टोफस या टॉफी फॉर्मेशन किस डिजीज के अंदर होता है। तो आंसर क्या देना था, गाउट आर्थराइटिस के अंदर होता है। तो ये टोफस या टॉफी क्या होता है, तो अपन लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड मोनोसोडियम क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, तो ये जो उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है इसी को अपन क्या बोलते हैं, टोफस या टॉफी के नाम से जाना जाता है। और ये टोफस फॉर्मेशन मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है डियर, मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है ये टोफस फॉर्मेशन, ये होता है फर्स्ट मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट के अंदर। यानी फर्स्ट जो जॉइंट होता है आपका मेटाटार्सल, इस बोन को क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल, और ये क्या है, फेलेंजेस। तो ये जो फर्स्ट जॉइंट यानी टो का जो फर्स्ट जॉइंट होता है इट मींस टो जॉइंट। तो फर्स्ट जो टो जॉइंट होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा ये फॉर्मेशन देखा जाता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। तो इसको अपन लोग बोलते हैं टोफस या टॉफी फॉर्मेशन। इसके अलावा क्या क्या साइन आते हैं इसके अंदर, रेडनेस होगी, टेंडरनेस होगा, वहां पर रेडनेस होगा, टेंडरनेस होगा, स्वेलिंग, और क्या होगा, पेन होगा। क्या होगा, पेन होगा। तो ये सभी सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो है इस डिजीज के अंदर अराइज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल जमा हो जाते हैं कहाँ पे, जॉइंट्स के अंदर, और जॉइंट्स को इमूवेबल कर देते हैं और वहां पे रेडनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग और पेन जैसे सिम्टम्स अराइज होते हैं। बट अगर ये क्रिस्टल किडनी में जमा होने लग जाए तो क्या करेंगे, रीनल
यूरिक एसिड स्टोन, किडनी के अंदर यूरिक एसिड के स्टोन फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। दीज आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गाउट आर्थराइटिस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि गाउट आर्थराइटिस कहाँ कहाँ पे मोस्ट कॉमनली होता है। तो मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है, मोस्ट कॉमन लोकेशन कहाँ पर होता है, ये फर्स्ट बिग टो, फर्स्ट बिग टो। जैसा कि हम लोगों ने पिछले डायग्राम के अंदर ये देखा था, फर्स्ट बिग टो में इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है। देन तो इसका मोस्ट कॉमन लोकेशन हो गया फर्स्ट बिग टो। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ हो सकता है, आपके एंकल जॉइंट, ठीक है, इसके अलावा आपका नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, इन सभी जॉइंट्स में ये सेकेंडरी कंडीशन में हो सकता है। और कभी कभी रेयर कंडीशन में शोल्डर, रिस्ट एंड फिंगर जॉइंट के अंदर भी ये हो सकता है। तो दिस इज द लोकेशन, मोस्ट कॉमन लोकेशन पूछी जाती है तो वो कहां पर होती है, फर्स्ट बिग टो, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट के नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इस डिजीज की। तो जैसा कि हमने पता था कि अगर किसी पेशेंट को डीएनए डैमेज हुआ, जैसा कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी में होता है, या फिर कोई पर्सन और प्यूरिन रिच डाइट लेता है, कौन सी डाइट लेता है, खाने में कौन सी डाइट लेता है, प्यूरिन रिच डाइट लेता है, तो इसकी वजह से ब्लड में किसका अमाउंट बढ़ेगा, ब्लड के अंदर प्यूरिन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, प्यूरिन्स क्या हो जाते हैं डियर, इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, प्यूरिन बदलते हैं सबसे पहले जेंथिन में, किसमें बदलते हैं डियर, जेंथिन में, और जेंथिन को बदल जाता है किसके अंदर, यहाँ पे यूरिक एसिड में। जेंथिन किस में बदल जाता है, यूरिक एसिड में। लेकिन ये अपने आप नहीं बदलता, यहाँ पे एक एंजाइम काम आता है और उस एंजाइम का नाम होता है जेंथिन ऑक्सीडेज। क्या नाम होता है डियर, इस एंजाइम का नाम होता है जेंथिन ऑक्सीडेज। तो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, प्यूरिन को जेंथिन में बदलेगा और जेंथिन को किस में बदल देगा, यूरिक एसिड के अंदर बदल देगा। और यूरिक एसिड रिएक्शन कर लेता है किसके साथ में, सोडियम के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम के साथ। और सोडियम के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्रिस्टल बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मोनो सोडियम यूरेट क्रिस्टल, यूरेट क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं कहां पर, डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में एंड रीनल स्टोन फॉर्मेशन, यानी मेनली ये जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गाउट आर्थराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, गाउट आर्थराइटिस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और किडनी में डिपॉजिट हो गए तो क्या बनाएंगे, रीनल स्टोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी डीएनए डैमेज होगा या फिर प्यूरिन रिच डाइट ली जाएगी उस केसेस के अंदर। और भी बहुत सारे कारण पड़े थे, उन किसी भी कारण की वजह से बॉडी में क्या इंक्रीज हुआ, प्यूरिन का अमाउंट बढ़ गया, जो कि किस में बदल जाएगा, जेंथिन में। ठीक है, और जेंथिन को किस में बदल दिया जाएगा, यूरिक एसिड में। कौन बदलेगा, जेंथिन ऑक्सीडेज। और जेंथिन ऑक्सीडेज यूरिक एसिड में बदलता है और यूरिक एसिड सोडियम के साथ जुड़ करके क्या बना देता है, मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल बना लेता है, जो क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं डियर, याद रखना। तो यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ पर कि गाउट आर्थराइटिस के अंदर किसका डिपोजिशन होता है, यहाँ पर जॉइंट्स में, तो किसका डिपोजिशन होगा डियर, यूरिक एसिड का होगा, ना कि प्यूरिन्स का। प्यूरिन्स अगर ब्लड में ज्यादा भी है और अगर जेंथिन ऑक्सीडेज नहीं बदलेगा तो वो यूरिक एसिड में नहीं बदलेगा। ध्यान रखना, यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से गाउट होता है, ना कि प्यूरिन के डिपोजिशन के। बट हाँ, प्यूरिन की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो बात अलग है। देन आगे बात करते हैं, व्हाट आर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डिजीज को कैसे डायग्नोस किया जाए, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे तीन प्रोसीजर, तीन इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। सबसे पहला इंट्रा साइनोवियल फ्लूइड, जॉइंट के अंदर से, जैसा इस डायग्राम में आप अंगूठे का जॉइंट देख रहे होंगे, इस जॉइंट के अंदर से साइनोवियल फ्लूइड एस्पायरेट किया जाता है। और इस फ्लूइड के अंदर हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल का पता लगाते हैं। सेकेंड टेस्ट होता है दैट इज ब्लड टेस्ट।
और इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, सीरम यूरिक एसिड देखते हैं। क्या देखते हैं डियर, सीरम यूरिक एसिड का पता लगाते हैं। और यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 3.5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर ये 9 मिलीग्राम 9 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है, इसका मतलब उस पर्सन को रिस्क है गाउट आर्थराइटिस का। और तीसरा टेस्ट जो होता है दैट इज रेडियोलॉजिकल टेस्ट। और ये जो टेस्ट है मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है। क्या होता है डियर, मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है। तो रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक्सरे एंड सीटी स्कैन, इन टेस्ट के द्वारा हम लोग जो है पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को गाउट आर्थराइटिस है या नहीं। तो बिग टो का या अदर जो जहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक बिग टो यानी फर्स्ट जो टो है उसमें यहाँ पे डिपोजिशन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्मेटरी साइन होता है वहां पर कि उस पर्सन को गाउट आर्थराइटिस डेवलप हो गया है। देन नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट। तो क्या ट्रीटमेंट इसके लिए हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, चूंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है इसलिए अपन क्या देंगे, NSAIDs यानी नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। और चैनल के ऊपर NSAIDs का डिटेल वीडियो है, आप लोग देख लेना, काफी अच्छे तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर वो वीडियो आपको देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। तो NSAIDs की बात करें, जैसे कि हम लोग NSAIDs के अंदर जो डाइक्लोफेनेक या फिर पैरासीटामोल, इन जैसी ड्रग्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक नहीं है। देन सेकेंड बात करते हैं, इसके अंदर जो ड्रग यूज करी जाती है दैट इज कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड, और कोर्टिकोस्टेरॉइड की नेचर कैसी होती है, एंटी इंफ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन को क्या करती है, कम कर देती है। एग्जाम्पल की बात करें तो मिथाइल प्रिडनीसोन। ठीक है डियर। नेक्स्ट, चूंकि यहाँ पर ये पेनफुल होता है इसलिए गाउट पेन को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोल्चिसिन देते हैं। कोल्चिसिन दिया जाता है टू डिक्रीज गाउट पेन को कम करने के लिए कोल्चिसिन हम लोग देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यस डियर, फोर्थ नंबर का होता है दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस। अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए गाउट आर्थराइटिस की तो वो कौन होता है, तो ध्यान रखना, एलोप्यूरिनोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गाउट आर्थराइटिस। अब एलोप्यूरिनोल को अदर नेम से भी जाना जाता है, इसको यूरिक एसिड लोवरिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी ये यूरिक एसिड को कम करती है इसलिए यूरिक एसिड लोवरिंग एजेंट भी बोल देते हैं। या फिर इसको जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये जेंथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देती है, इसलिए क्या बोलेंगे, जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। या फिर इसको एक नाम से और जाना जाता है दैट इज यूरिक एसिड सिंथेटेज इनहिबिटर। यूरिक एसिड सिंथेटेज इनहिबिटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को क्या करती है, इनहिबिट करने का काम करती है। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म क्या होती है इसकी। एलोप्यूरिनोल की बात करें तो जैसा कि हमें पता था प्यूरिन जो होता है, अब वो प्यूरिन बढ़ने के कारण अपन ने सारे पढ़ चुके हैं। प्यूरिन जो होता है वो किस में बदल जाता है डियर, जेंथिन में। और जेंथिन किस में बदल जाता है, यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम आयन के साथ रिएक्शन करता है और क्रिस्टल बना देता है। दीज आर मोनो सोडियम यूरेट क्रिस्टल, और ये डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में, इसी को गाउट बोलते हैं। लेकिन व्हाट इज द मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे, ये चीज अपन को ध्यान रखना है। तो जो आपका एलोप्यूरिनोल है, एलोप्यूरिनोल क्या काम करता है यहाँ पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। जेंथिन को यूरिक एसिड में बदलने का काम कौन करता है डियर, यहाँ पे जेंथिन ऑक्सीडेज, जेंथिन ऑक्सीडेज। तो एलोप्यूरिनोल जो अपना है वो क्या काम करेगा, इस जेंथिन ऑक्सीडेज को क्या करता है डियर, इनहिबिट करने का
काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। और तो जेंथिन ऑक्सीडेज अब नहीं रहेगा, तो जेंथिन किस में नहीं बदलेगा, यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड नहीं बदलेगा तो मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एलोप्यूरिनोल क्या करती है डियर, जेंथिन ऑक्सीडेज को क्या करती है, इनहिबिट करने का काम करती है। इसीलिए इस ड्रग का दूसरा नाम होता है जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, या फिर यूरिक एसिड लोवरिंग एजेंट, या फिर यूरिक एसिड सिंथेटेज इनहिबिटर के नाम से भी इस ड्रग को हम लोग जानते हैं। तो ये इस डिजीज के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा। तो अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यस डियर, तो क्या क्वेश्चन है, गाउट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट अकर्स ड्यू टू accumulation of fill in the blank in blood that forms needle like crystals deposited in joints। तो इनमें से कौन सा चीजों का एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो जाता है जिसकी वजह से क्रिस्टल का फॉर्मेशन, क्रिस्टल निडल लाइक क्रिस्टल जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं डियर। तो ऑप्शंस आर फ्यूरिन्स, पायरामिडिन्स, क्रिएटिनिन या फिर यूरिक एसिड। तो आप लोग फटाफट से कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसका आंसर दे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा यूरिक एसिड। ठीक है डियर, तो अगर आप लोगों ने प्यूरिन सोचा था, ठीक है, अगर आप लोगों ने प्यूरिन सोचा था, इसका मतलब आप गलत सोच रहे थे, तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आप लोगों ने प्यूरिन सोचा था या यूरिक एसिड ही इसका आंसर दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर इज डी, यूरिक एसिड। प्यूरिन डिपोजिट नहीं होता है, डिपोजिट कौन होता है डियर, यूरिक एसिड डिपोजिट होता है, जो कि सोडियम के साथ में ज्वाइंट हो जाता है और मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल बना लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, अपना जो YouTube चैनल है उस चैनल के नाम से, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी में है। उस चैनल को अगर आपको रेगुलर इस टॉपिक का पीडीएफ नोट चाहिए, इस टॉपिक का अगर आपको पीडीएफ में नोट चाहिए, आप लोग लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इस चैनल की, टेलीग्राम चैनल की। तो आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। उस पर और भी क्वेश्चंस भी आपको रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहेंगे। दूसरा, आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक आप पेड मेंबर भी बन सकते हैं। तो एक मिनिमम फीस देकर के आप पेड मेंबर भी वहां पे बन सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं सारे वीडियो डालूंगा, ऐसा नहीं है कि केवल पेड मेंबर के लिए वीडियोज रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अपना जो चैनल का नाम क्या है, नर्सेज टेक ऑनलाइन। तो इस चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं, ये चीज ध्यान रखना। और इस चैनल के अंदर अगर आप पेड मेंबर बनते हैं और पेड मेंबर डायमंड मेंबर बनते हैं, तो आपका जो ऑन डिमांड जो वीडियोस, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बने, तो वो भी आप अगर मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।